नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आज तक के हेलीकॉप्टर शॉट में आज हम पहुंचे हैं पालघर, लेकिन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले जी, जिन्हें नाना भाव के नाम से भी पूरे इलाके में जाना जाता है। आप विदर्भ के ही इलाके से आते हैं, वहीं से जहां देवेंद्र फडणवीस भी आते हैं। ये लड़ाई बड़ी है, सबसे ज्यादा सीटों पर अघाड़ी की तरफ से अगर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है तो दूसरी तरफ महायुति से भारतीय जनता पार्टी। नाना पटोले जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि इस लड़ाई को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि चुनावी मैदान में अगर आप देखें तो महाविकास अघाड़ी में सबसे ज्यादा सीटों पर कांग्रेस, इधर से बीजेपी और विदर्भ से ही फडणवीस साहब भी आते हैं, आप भी आते हैं, और एक सीधी टक्कर उन सीटों पर, मराठवाड़ा की सीटों पर ज्यादातर बीजेपी कांग्रेस का। क्या आपकी बातों में ऐसा है या आपके शासन में ऐसा, अघाड़ी की सरकार जब थी तब ऐसा है जिसकी वजह से जनता आपको चुनेगी, ऐसा आपको लगता है नाना पटोले जी? अंजना जी, मैं पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ महाराष्ट्र की भूमि पे। आप पालघर में हो और आप पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे हो, मैं देख रहा हूँ आपको, और इसलिए मैं महाराष्ट्र की भूमि में मैं आपका तहे दिल से पहले स्वागत करता हूँ। और रही बात महाराष्ट्र की राजनीति की बात, महाराष्ट्र में लोगों ने बदलाव दिमाग में बिठा लिया है। आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में जो एकनाथ शिंदे और बीजेपी की जो सरकार बनी और जिस तरीके से बनी, उसको लोगों के दिलो दिमाग में लोगों ने बिठा लिया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर एमएलए बिकते हैं और उसको बीजेपी खरीदती है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये बात तो महाराष्ट्र जैसे राज्यों के लिए बहुत तकलीफदायक है, जनता के लिए तकलीफदायक रही है। और जैसे ही ये 2.5 साल की सरकार में महाराष्ट्र की इंडस्ट्रीज सब गुजरात देने का काम इन लोगों ने किया, और महाराष्ट्र को बेचने का बाद, क्योंकि एक राज्य का एक मंत्री है तानाजी सावंत नाम के, हेल्थ मिनिस्टर है, वो बोलता कि मैं कभी गरीब नहीं होऊंगा, समय तो महाराष्ट्र बेच दूंगा। तो ये जो भाषा है, ये इनके वक्तव्य है, ये महाराष्ट्र के लोगों को और तकलीफदायक है। और जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा में इन लोगों ने करप्शन किया और वो प्रतिमा का अवमान किया, हमारे भगवान का अवमान किया, तो लोगों ने एक बार डिसाइड कर लिया कि बीजेपी ये हमेशा शौफुल्ले अम्बेडकर विचारधाराओं के विरोध में रही, छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारधाराओं के विरोध में रही, एक किसान विरोधी है, युवा विरोधी है, और महिला तो असुरक्षित हो गई महाराष्ट्र में, और 67,000 महिला आज लापता है। छोटी छोटी बच्चियां भी, 3 और 4 साल की बच्चियां भी स्कूल में सुरक्षित नहीं है। कानून व्यवस्था पूरी खत्म हो चुकी है, और मुंद्रा से आने वाला जो ड्रग है, वो ड्रग से पूरा महाराष्ट्र को इन लोगों ने उड़ता महाराष्ट्र बना के रखा है। और लोग, बीजेपी के बारे में लोगों में इतना गुस्सा है कि आप रिजल्ट में आपको देखने मिलेगा। ठीक है, नाना पटोले जी, देखिए, आपने कहा है बीते दिनों, आप जगह जगह भाषण दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बीजेपी सत्ता जिहाद कर रही है, क्योंकि वो कह रहे हैं वोट जिहाद हो रहा है, हम वोट वाला धर्म युद्ध चाहते हैं। ऐसे में मेरा प्रश्न आपसे है कि जब आपने महाविकास अघाड़ी में शिवसेना को शामिल किया, तब क्या वो सत्ता के लिए नहीं था? क्योंकि एक अननेचुरल अलायंस, आप शिवसेना बाला साहब ठाकरे की पार्टी के खिलाफ लड़ते रहे, और फिर आपने शिवसेना से क्या सत्ता के लिए समझौता नहीं किया था? क्या ये प्रश्न लोगों के मन में नहीं आएगा? देखो, ये कांग्रेस के बारे में नहीं आ सकता, क्योंकि हम तो इनकी अलायंस तोड़ने हम नहीं गए। इनका जो बंद कमरे में उद्धव जी की और अमित शाह जी की और नरेंद्र मोदी जी की क्या बात हुई, वो किसी को पता नहीं है। आखिरी जो बातें जो देवेंद्र जी, अपने उद्धव जी जो बता रहे हैं और अमित शाह जी अलग बता रहे हैं, तो बंद कमरे में इनका क्या खेल हुआ। और उसके बाद वो जब हमारे पास आए, हमारी नेता सोनिया जी के पास, और आपको पता है अंजना जी कि गांधी परिवार हमेशा त्याग वाला ही परिवार रहा है। ये परिवार ने हमेशा, नहीं तो सोनिया जी को तो खुद प्रधानमंत्री बनने के लिए 2 बार मैंडेट लोगों ने इस देश के दिया, लेकिन अपोजिशन ने जिस तरह से विदेशी नागरिक का मुद्दा उठाकर देश में हम अंतक कर देंगे, ये कर देंगे, और इससे उन्हें खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब जैसे एक विद्वान व्यक्ति को देश के प्रधानमंत्री बनाया। वैसे ही जब उद्धव जी और शरद पवार जी सोनिया जी के पास गए,
तो मैडम ने यही कहा कि मैं महाराष्ट्र की जनता के लिए, क्योंकि दोबारा इलेक्शन ना लगे, और महाराष्ट्र की जनता के लिए हम आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार है, लेकिन एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हम देंगे, उसमें किसान का कर्जा माफ हो, या राज्य की जो सामाजिक न्याय की भूमिका है वो भूमिका रखकर मैडम सोनिया जी ने, और हमें मुख्यमंत्री नहीं बनना है, हमें कुछ नहीं बनना है, तो आखिरी ये जो भूमिका हमारी थी, जैसे यहां पर सत्ता के लिए जिस तरह से एमएलए खरीदे गए, जिस तरह से बातें हुई, वो और ये, इसमें बहुत जमीन आसमान का अंजना जी फर्क है। और मुझे महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है कि इसमें शाहफुले अम्बेडकर की विचारधारा जो होती है वो विचारधारा की एक अलग लड़ाई है, हाँ। और महाराष्ट्र कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और रहा हमारा अलायंस नेचुरल था क्या, ये था, लेकिन हम किसी को ये नहीं कहते कि जैसे जेपी नड्डा कहते हैं कि हम पूरे स्टेट पार्टी को खत्म कर देंगे देश में। हमने हमारे अलायंस को हमेशा संभल के रखा है, ये तो अपने अलायंस को खत्म करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे है जिसके दो हिस्से हैं, इसलिए दोनों का आप जवाब दीजिएगा। देखिए, आपने खुद ये बयान दिया है कि सीट शेयरिंग में 2 महीने तक सीट शेयरिंग पर डिस्कशन करते रहना अच्छा नहीं था। इस बार बंद कमरे में मुख्यमंत्री पद को लेकर क्या बात हुई है, कुछ आप लोग स्पष्ट बताइए, क्योंकि आप लोगों ने इस बार उद्धव ठाकरे का चेहरा खुलकर नहीं कहा है कि ये सीएम पद के उम्मीदवार होंगे। पिछली बार बंद कमरे में क्या बात हुई थी जिसकी वजह से उन्होंने महायुति से अलग वो हो गए मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए? ऐसे में इस बार क्या गारंटी है कि उद्धव ठाकरे ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग सबसे ज्यादा सेंचुरी पार की सीटों पर लड़ रहे हैं, तो आप लोग चाहेंगे क्या नाना पटोले मुख्यमंत्री बन सकते हैं या उद्धव ठाकरे को ही बनाएंगे? मेरा प्रश्न सीधा है, क्या एक बार फिर आप लोग उद्धव ठाकरे का सपना पूरा करेंगे अगर अघाड़ी जीतती है, या फिर कांग्रेस पार्टी का सूखा सीएम बनाकर खत्म होगा महाराष्ट्र में? मैं, अंजना जी, आपने महाराष्ट्र सूखा नहीं है, महाराष्ट्र हमेशा डेवलपमेंट वाला स्टेट रहा है। और रही बात आपने जो सवाल खड़े किए हैं, हमने, आपको पता होगा कि हमने एमबीए का मीटिंग जब लिया था, शरद पवार जी थे, मैं था, उद्धव जी थे, और जब उद्धव जी ने प्रस्ताव रखा तो तब मैंने कहा था कि हम एमबीए करके हम जनता के सामने जाएंगे। हमने बंद कमरे में कोई बात नहीं, हमने कोई बंद कमरे में बात नहीं की, और हमने ओपनली कहा पहले महाराष्ट्र बचाना हमारा दायित्व है, और अब महाराष्ट्र बचाने के लिए हम लोग पहले आगे आएंगे। और उद्धव जी है, शरद पवार जी और मैं, हम लोगों ने उसी समय डिसाइड कर लिया, क्योंकि जब ये लोग महाराष्ट्र राज्य को, गुजरात को गिरवी रखने का काम जो कर रहे हैं, तो हमारा पहला दायित्व जब होता है, कुर्सी हमारा पहला दायित्व नहीं है, पहला दायित्व हमारा महाराष्ट्र बचाने का है, और वो काम हम कर रहे हैं। और महाराष्ट्र में सरकार तो आना ही है महाविकास आघाड़ी की, हाईकमांड बैठ के डिसाइड करेंगे, उसके लिए कांग्रेस या उद्धव जी या शरद पवार जी, इसमें कोई मतभेद नहीं होंगे, एकदम क्लियरिटी रहेगी। और हाँ। जब शरद पवार जी का घर तोड़ने का काम इन लोगों ने किया, उद्धव जी का पार्टी तोड़ने का काम किया, तो ये जो घाव जो बीजेपी ने इनके ऊपर बिठाया है, जो चर्चा आप लोग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनने के लिए वो इधर जाएंगे, उधर होगा, ऐसा होगा, ये चर्चा, ये हमारे उद्धव जी और हमारे शरद पवार जी के बीच में नहीं है। ये मीडिया इस तरह की अफवाहें उड़ा रहे, हम लोग जॉइंटली, क्योंकि आपने देखो, नाना पटोले जी, नाना पटोले जी, हाँ जी, एक काउंटर क्वेश्चन है सर। देखिए, एक काउंटर क्वेश्चन है, जहां पर आपकी पार्टी सिर्फ चुनाव में है, आपके विधायक दल के नेता, मतलब विधायक दल की बैठक में आपके विधायक चुनेंगे कि हाँ भाई ये सीएम बनेंगे, वो तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ पर तो 3 पार्टियां हैं ना, और सबसे ज्यादा सीटों पर आप लड़ रहे हैं। आप कह भी रहे हैं कि कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी, तब तो सीएम आपको बनना चाहिए कांग्रेस का। देखो, हम लोग 164 नहीं लड़ रहे, बीजेपी जो लड़ रही है, हम 102 सीट पे लड़ रहे हैं, एकदम क्लियर आपको बता रहे, और उसको मेजॉरिटी के लिए 145 एमएलए लगते हैं महाराष्ट्र में पावर में आने के लिए। जब हम उतनी सीटें नहीं लग रहे तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कैसे हो सकते? एक जो माइंड आपने बना के रखा है कांग्रेस के बारे में, वो पहले थोड़ा सा आप उसमें ये कर लीजिए कि कांग्रेस की भूमिका महाराष्ट्र बचाने की है। जो पहली बात सोनिया जी ने भी वही काम किया था, और आज भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो या राहुल जी हो, इनकी हमारी भूमिका एकदम स्पष्ट है
और बीजेपी का जो अलायंस है, इनका मैनिफेस्टो ना साथ में आया है, बीजेपी का अलग मैनिफेस्टो आया है, उनका एकनाथ शिंदे का मैनिफेस्टो और उनकी गारंटी अलग आई, अजीत पवार की तो अलग ही बात है। तो मैं ये नहीं कहता कि उनके अलायंस की मैं बात नहीं करता, हमारा अलायंस एकदम है कि हमने मैनिफेस्टो साथ में दिया, हमने गारंटी साथ में दिया, हम यूनाइटेड है, हमारे में कोई मतभेद नहीं है, हम लोग यूनाइटेड है और महाराज बचाने की ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और हम जीतेंगे। ठीक है, एक आखिरी प्रश्न है जिसके दो हिस्से हैं, फिर से जल्दी से आपसे मैं पूछना चाहती हूँ। देखिए पटोले साहब, आप ही के पार्टी अध्यक्ष ने कर्नाटक में एक तरफ जब डीके बैठे थे और एक तरफ सिद्धारमैया, तो उन्होंने कहा था कि वही वादा करो जो पूरा कर सकते हैं। आप लोग कहते हैं कि लाड़की बहन योजना से ये लोगों को डायरेक्ट पैसा दे रहे हैं, आपको अगर सशक्त करना है तो आप लोगों को रोजगार दो। ऐसे में आप ही फिर वादा कर देते हैं 1500 नहीं, हम 3000 देंगे। आप महाराष्ट्र बचाने की बात करते हैं। एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि जिस तरह से रेवड़ियों की रेस चुनावी मैदान में लग रही है, उससे कोई भी राज्य अपनी अर्थव्यवस्था को, आर्थिक स्थिति को मजबूत नहीं बना सकता है। खड़गे साहब ने कर्नाटक में कहा ये मुफ्त राइड बंद, मतलब जो उस पर चर्चा हो रही थी, प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो बाद में रोड पर फेंकने के लिए, आप रेत बिछाने के लिए पैसा ना बचे। तो ये 1500 ये दे रहे हैं तो हम 3000 देंगे, वो कह रहे हैं कि अब हम 2100 देंगे। ये जो रेस लगी हुई है, इसमें आप हाई मॉरल ग्राउंड कैसे ले सकते हैं? क्योंकि आप भी उसी कंपटीशन में घुस गए ना मैदान में। आप इतना दोगे, हम इतना देंगे, ये कैसे चलेगा? महाराष्ट्र कैसे बचेगा? अर्थव्यवस्था राज्य की कैसे बचेगी? देखो, महाराष्ट्र ऐसे एक राज्य है कि यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। बीजेपी और एकनाथ शिंदे ने जिस तरह से राज्य में करप्शन किया है, वो करप्शन हम रोक देंगे, एकदम क्लियर है। अनिल अंबानी का जैसे 1700 करोड़ का कर्जा माफ किया, कई उद्योगपतियों का कर्जा ये लोग माफ कर लेते हैं, उनको हमको कर्जा माफ करने की जरूरत नहीं है। हम पब्लिक का पैसा, और कितना 1 लाख करोड़ तो लगने वाला है राज्य में, हमारे पास रिसोर्सेस है। महाराष्ट्र ऐसे एक राज्य है कि इसमें रिसोर्सेस है, लेकिन करप्शन जो चला महाराष्ट्र में, ये अभी की सरकार में, ये करप्शन की आप अगर कंपटीशन लगा ले, अंजना जी आप बहुत डिबेट करते हो, बहुत जगह आपका एक कंपटीशन करा लीजिए कि कौन से राज्य में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, तो महाराष्ट्र एक नंबर आएगा। भ्रष्टाचारी की जो सीमाएं होती है पूरी, जैसे आज टेंडर इन लोगों ने निकाले कोई रोड के, अभी चुनाव के समय में उसमें पैसा है ही नहीं, कुछ नहीं, ऐसा निकाल दिया। अबव कितना देना, तो 60%, 70% अबव एक कोई भी सिस्टम में नहीं आता। तो इस तरह से अगर महाराष्ट्र में लूट हो रही होगी और शिवाजी महाराज के प्रतिमा में ये लोग पैसे खा सकते हैं, तो इनकी मानसिकता क्या होगी, इसका अंदाज आप बना लीजिए। और महाराष्ट्र में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था, बराबर कहा था, वही भी राज्यों ने अपनी परिसीमाओं को रखकर ही ये सब बातें करना चाहिए, और ये सब हमने बजट उनके सामने रखा, उसके बाद हमको क्लियरेंस मिला है। हमने हमारे मन से नहीं किया है, हमने राज्य की स्थिति समझा के उनको बताई और उसके आधार पर हमने क्लियरेंस किया। और पब्लिक का पैसा पब्लिक को देने में क्या तकलीफ है? ये हम लोग कोई बड़े इंडस्ट्रीज को, किसी के मित्रों को देने नहीं चाहते हम लोग। अच्छा, एक चूंकि आप कुंभी समाज से खुद आते हैं नाना पटोले जी, ये पूरा जो मराठा आरक्षण का मुद्दा है, इस पर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या ओबीसी में वो कह रहे हैं अन्य मराठा कि हमें भी कुंभी में शामिल किया जाए, हमें भी जो 27% ओबीसी आरक्षण है उसमें आरक्षण मिले? क्या आप 27% ओबीसी में मराठा को शामिल किया जाए, आरक्षण मिले, इसके पक्ष में है या नहीं? हम जो गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, जिनको आज तक भी मुख्य धारा में आने की व्यवस्था नहीं बनी है, उसके लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो भूमिका रखी है, उसी को हमने महाराष्ट्र में भी उस बात को पब्लिक में रखी है। हमने मराठा समाज को भी बताया और हमने ओबीसी समाज और जो जातीय आरक्षण के प्रतीक्षा में है, उनको सबको इस बात को एक्सेप्ट उन लोगों ने किया कि जो 50% का जो सीलिंग आरक्षण में लगा के रखा है, उसको पार्लियामेंट ने निकालना चाहिए और जाति न्याय जनगणना होना चाहिए। और जाति न्याय जनगणना हो जाएगी तो एक एक्सरे जो राहुल जी की लैंग्वेज में जो राहुल जी बोलते हैं वो सामने आएगा, और सरकार को संविधानिक आधार पे जो लोग पिछड़े हैं उनको मुख्य धारा में लाना, ये हमारा संविधान कहता है। लेकिन
जिस तरह से मोदी जी कहते हैं कि हम सेंसस पर जातियां जनगणना मैं तो करेंगे नाना नहीं। जी मैं मराठवाड़ा में गई थी। जी हाँ। जी जी, मैं तो मराठवाड़ा में गई थी। वहां जारांगे पाटिल के जो समर्थक हैं वो सब कह रहे थे कि हमें लिख के जो पार्टी देगी, वीडियो बना के एफिडेविट कि हम 27% ओबीसी आरक्षण में मराठा आरक्षण को शामिल करेंगे, कुंभी की तरह अन्य मराठा को भी शामिल करेंगे, हम उस पार्टी को वोट देंगे। और आप तो कह रहे हैं कि 27% ओबीसी आरक्षण में से नहीं, अलग से आरक्षण की बात हो। नहीं नहीं, मैं आप देखो गलत उसको ये कर रहे हैं इंटरप्रिटेशन। मेरा ये कहना है सिंपल है। आज 50% में सबको बिठा के रखा है। अब 50% में सब बैठे तो कुछ भी हो, एक कमरे का हो या एक हाल का हो या कोई जगह की स्थिति हो, उससे ज्यादा लोग घुस जाएंगे तो वहां गलत ही होगा ना। आखिरी ये 50% का सीलिंग जब खत्म होता है तो ये सबके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। इजी है। हम उसमें देना है कि किसमें देना, आखिरी उनको कुनबे में चाहिए तो कुनबे में मिलेगा ना, पर कब मिलेगा। ये 27 या 50 के जो अंदर में है तो सब में इसमें तो मारामारी होगी। हमने क्लियरिटी, हमने किसी के जैसे नहीं, जैसे फडणवीस और गडकरी कहते थे महाराष्ट्र में और मोदी जी कहते थे 2014 में कि हमारी सरकार आएंगी तो हम मराठा आरक्षण देंगे, हम धनगर आरक्षण देंगे, हम गोवारी आरक्षण देंगे, क्या क्या जहां जहां जाते थे वो बोल लेते थे। क्या उनने 2014 में और उनकी मेजोरिटी में गवर्नमेंट स्टेट में और केंद्र में आई, क्यों नहीं किया। सेकंड टर्म में भी उनकी सरकार आई, क्यों नहीं किया। ठीक है, तो लोग तो ये हो जाएगा ना। तो तुमको जब पटोले जी नहीं एक हो आखिरी सकता, सवाल है, एक लाइन में जवाब नहीं दीजिएगा। मेरा अंजना जी सर, मेरा जी अंजना सर। था, अंजना जी मेरी जी एक सर, बात एक समझ आखिरी लो। सवाल है। बीजेपी बीजेपी जो घोषणाएं करती है वो जब हो नहीं सकता, क्यों बीजेपी घोषणाएं करती है, उसके बारे में तो बीजेपी ने जवाब देना चाहिए ना। बोलिए। जी, एक आखिरी सवाल है सर, एक लाइन में जवाब दीजिएगा। आखिरी सवाल है, एक लाइन में जवाब। मुख्यमंत्री पद पर कांग्रेस पार्टी की दावेदारी है या नहीं है, हाँ या ना। मैंने बार बार यही कहा है कि महाराष्ट्र बचाना हमारा पहला दायित्व है। हमारे नेता राहुल जी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, उनका यही मुद्दा है। और रही बात सरकार, गवर्नमेंट तो महाविकास आघाड़ी की महाराष्ट्र में आएगी, उसमें जो हाईकमांड डिसीजन लेगा वो हमको सबको पता, हमको सबको मान्य रहेगा। और ये हमने ओपनली कहा है। तो इसलिए ये मुख्यमंत्री की लड़ाई नहीं है, ये महाराष्ट्र को बचाने की लड़ाई है। और हम वो लड़ रहे हैं और किसका कांग्रेस और हाईकमांड, महाविकास आघाड़ी जीते। कांग्रेस का हाईकमांड, कांग्रेस शिवसेना का हाईकमांड या एनसीपी शरद पवार वाला हाईकमांड, कौन सा हाईकमांड। तीनों बैठ के बात करेंगे। तीनों बैठ के। चलिए ठीक है नाना पटोले जी, आप आज तक पर आए, आपने हर सवाल का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।